नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनालिस्ट एस्ट्रो में, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है। तो आज का ये जो वीडियो बनाया है वो मैंने बनाया है मकर लग्न के बारे में। तो मेष से लेकर धनु लग्न तक के बारे में मैं अपने पुराने वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए। और आज का ये जो वीडियो है वो मैंने बनाया है मकर लग्न के बारे में। क्या होती हैं मकर लग्न वालों की खूबियाँ, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, और कौन से ग्रह मकर लग्न के लिए शुभ होते हैं और कौन से ग्रह मकर लग्न के लिए अशुभ होते हैं, और अशुभ ग्रहों का क्या होता है उपाय, वो भी मैं अपने आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे इस वीडियो पर, जो कि है मकर लग्न के बारे में। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा दी गई एस्ट्रोलॉजी से संबंधित नई नई जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो की, जो कि है मकर लग्न के बारे में। तो मकर, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, और इसका जो चिन्ह है मकर, मतलब ये लोग काफ़ी अड़ियल होते हैं, काफ़ी अपनी जिद पर अड़ने वाले होते हैं, जिद्दी होते हैं, स्वभाव से उग्र होते हैं, पेशेंस काफ़ी होता है। चूंकि मकर राशि जो होती है वो पृथ्वी तत्व की राशि है, तो पृथ्वी तत्व की राशि होने की वजह से जो इनका स्वभाव होता है वो एक जगह पर रुक के काम करने वाला होता है। किसी भी चीज़ के साथ ये आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं। पेशेंस लेवल इनका हाईली होता है, परंतु जैसा कि इनका सिंबल है वो एक उग्र भी होते हैं। अगर आपने इनकी बात नहीं मानी तो वो आपको ठोक देंगे, उठा के फेंक देंगे। आपको इनकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि ये स्वभाव से जिद्दी भी होते हैं। ये पृथ्वी तत्व की राशि होने की वजह से किसी के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। इनका जो पेशेंस लेवल है वो काफ़ी हाई होता है, परंतु जिद भी इनके स्वभाव में होती है, उग्रता भी इनके स्वभाव में होती है। अगर आप इनकी बात को मान लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर ये अपने हिसाब से आपको समझाने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि ये मकर लग्न है, शनि देव का अपना लग्न है, और शनि देव एक कर्म प्रधान राशि है, इसलिए ये जातक जो है वो कर्म प्रधान भी होते हैं। शनि देव का इनके अंदर असर होता है। शनि देव की तरह ये किसी भी काम को धीरे धीरे करने में यकीन रखते हैं, परंतु धीरे धीरे का मतलब ये नहीं है कि ये काम को ख़त्म नहीं करते। ये एक अच्छे फिनिशर होते हैं, किसी भी काम को अच्छी तरीके से ख़त्म करने वाले ये माने जाते हैं। फिनिशर होते हैं, अच्छे फिनिशर होते हैं, परंतु शनि देव की राशि होने की वजह से ये थोड़े से धीमे होते हैं। तो मकर लग्न वाले जातकों की और क्या विशेषताएं हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि ये चार्ट जो है वो मकर लग्न वालों का है, तो अगर आपकी कुंडली में प्रथम भाव पर, ये आपका प्रथम भाव है, प्रथम भाव पे 10 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी जो लग्न हुई वो मकर लग्न हुई। मकर लग्न के स्वामी कौन होते हैं? शनि देव होते हैं। शनि देव यानी शनै शनै शनैश्चरा इनका नाम ही होता है। तो इसलिए इन लोगों के काम में धीरे धीरे होके ये लोग काम करते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि होने की वजह से ये लोग गंभीर होते हैं, किसी के भी साथ मिक्स हो जाते हैं। एक माँ की तरह इनके अंदर ममता होती है। ये लोग लंबे होते हैं, पतले होते हैं, और इनके अंदर एक सेविंग का गुण होता है, या ये कह सकते हैं कि थोड़े से कंजूस भी ये लोग होते हैं। इसके अलावा इनका जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी अच्छा होता है, और ये लोग आत्मविश्वासी होते हैं, किसी भी काम में लगे रहते हैं और उस काम को ख़त्म करके ही सांस लेते हैं। मतलब ये एक अच्छे फिनिशर माने जाते हैं। शनिदेव की दृष्टि होने की वजह से 7वें भाव पर इनकी शादी में थोड़ा सा विलंब होता है। ये लोग काफ़ी बातूनी होते हैं, क्योंकि शनिदेव की खुद की जो राशि है वो उनके दूसरे भाव में है, जो कि आपकी वाणी को भी बताती है। तो ये लोग थोड़े बातूनी होते हैं और जिद्दी होते हैं, और इनका जो प्रोफेशन होता है, ये लोग काफ़ी अच्छे एक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, और भूगर्भ शास्त्री जो होते हैं, जो भूगर्भ से जुड़े
जुड़े हुए कामकाज करते हैं वो ये हो सकते हैं। माइनिंग वगैरह का भी काम ये लोग अच्छे कर सकते हैं। बिजनेसमैन भी ये काफ़ी अच्छे होते हैं और गवर्नमेंट जॉब भी ये अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये लोग गवर्नमेंट जॉब वाले भी होते हैं। तो ये तो हो गई कैप्रिकॉर्न यानी मकर लग्न वाले जातकों की विशेषताएं। अब मकर लग्न की कुंडली के बारे में बताता हूं, कौन कौन से ग्रह आपके लिए शुभ होते हैं, कौन कौन से ग्रह इन कुंडली के लिए अशुभ होते हैं, और अशुभ ग्रहों की जो रेमेडी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है जैसा कि यहाँ पर है, तो आपका लग्न हुआ मकर लग्न। अब 10 के बाद 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से सभी राशियां व्यवस्थित हो जाती हैं मकर लग्न की कुंडली में। तो अब जो मैंने आपको अपनी शुरुआत से बताया हुआ है, किसी भी कुंडली को देखने से पहले आपको ये देखना है कि आपका लग्न की जो राशि है वो देव तत्व राशि है या दैत्य तत्व राशि है। तो यहाँ पर शनिदेव दैत्य राशि में आते हैं। तो अब शनिदेव दैत्य राशि में आने की वजह से इनके जो मित्र हुए वो दैत्य वाले ही हुए, यानी शुक्रदेव और बुध देव भी हो गए, राहु और केतु ये इनके मित्र हो गए। अब इनके शत्रु कौन कौन से हो गए? सूर्यदेव परम शत्रु और चंद्रदेव परम शत्रु, मंगल देव भी शत्रु। इस तरीके से ये इनके मित्र और शत्रु हो गए। अब आपको मित्र और शत्रु देखकर ही समझ जाना चाहिए कि मित्र जो है वो इनकी कुंडली में अच्छी पोजीशंस पे बैठे होंगे और वो अच्छे परिणाम देंगे, और जो शत्रु हैं उनको खराब स्थान मिले होंगे इस कुंडली में भी। जैसा कि पुरानी कुंडलियों में मैंने आपको बताया, कुंडली देखने का आसान तरीका जिससे आपको याद रह जाएगा, तो इस कुंडली में भी वैसे ही सारे ग्रहों का डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे ही सारा ग्रहों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो शुरुआत करते हैं लग्न से। लग्न में चूंकि 10 नंबर लिखा हुआ है तो 10 नंबर राशि जो है वो शनिदेव की हुई। तो अब शनिदेव जो है वो इस कुंडली के लग्नेश हो गए। अब शनिदेव को इसके अलावा और कौन सा घर मिला हुआ है? शनिदेव को मिल गया पहला घर और इसके साथ इनको मिल गया दूसरा घर। अब दूसरा घर होने की वजह से तो ये तटस्थ हो गए, परंतु लग्नेश होने की वजह से ये इस कुंडली के लिए परम हितकारी हो गए। तो दूसरा जो तटस्थ है वो भी शुभ हो गया। जैसा मैंने बताया है कि दूसरा और सातवां तटस्थ होता है, वो उनकी दूसरी राशि कहाँ पर प्लेस्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर दूसरी राशि अशुभ है तो फिर वो अशुभ हो जाते हैं, अगर दूसरी राशि शुभ है तो वो शुभ हो जाते हैं। अब यहाँ पर चूंकि ये लग्नेश है तो ये शुभ ही रहेगा, और इस तरीके से शनिदेव इस कुंडली के लिए लग्नेश होकर परम हितकारी परम शुभकारी रहेंगे। जब भी शनिदेव की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको धन से संबंधित, आपके कुटुंब से संबंधित, आपकी वाणी से संबंधित, आप कहीं भी भाषण देंगे तो आपका भाषण चारों दिशाओं में जो है वो उसका नाम हो जाएगा, और आप की जो एक पर्सनालिटी है वो इस शनि की दशा में एक प्रखर हो जाएगी, आपका चारों दिशाओं में नाम होगा, और कुल मिलाकर शनिदेव इस कुंडली के जातकों के लिए परम हितकारी रहेंगे। जब भी उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको अपनी पर्सनालिटी से जुड़ी हुई, फर्स्ट हाउस से जुड़ी हुई और सेकंड हाउस से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में अच्छे फल प्राप्त होंगे। और इसके बाद बारी आती है, तो अब पहला घर हो गया, दूसरा घर हो गया, अब तीसरे घर की बात आती है। तीसरे घर यानी इसमें लगा हुआ है 12 नंबर, यानी कि ये मीन राशि हो गई। अब मीन राशि किसकी है? जुपिटर की। अब जुपिटर को कौन सा घर मिल गया? तीसरा घर मिल गया। अब जुपिटर की जो दूसरी राशि होती है धनु राशि, उसको देखते हैं कि वो कहाँ पर है। तो धनु राशि ये है इसके 12वें घर पे। तो 12वें घर में तो गुरुदेव जो है वो तटस्थ हो गए, परंतु तीसरा घर जो है वो अशुभ हो गया। और चूंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है वो देव श्रेणी के हैं और शनिदेव जो है वो दैत्य श्रेणी के हैं, इसलिए इस कुंडली के लिए गुरुदेव जो है वो हितकारी नहीं रहेंगे, शुभ नहीं रहेंगे, और उसी हिसाब से वो परिणाम देंगे। जब भी गुरुदेव की दशा अंतर्दशा आएगी तो वो आपको तीसरे और 12वें भाव से संबंधित परिणाम देगी। आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर आप विदेश में जाके बस जाते हैं तो फिर ये जो अशुभता है वो शुभता में बदल जाएगी, और अगर आप विदेश में नहीं बसे हैं तो फिर आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, आपको आपके घर से दूर जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ थर्ड हाउस से संबंधित जो परिणाम है उसमें आपको अच्छी फल नहीं मिलेंगे।
जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित कुछ इश्यूज आ सकते हैं, आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स करनी पड़ सकती है, सोशल मीडिया से आपको थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, आपको भाई बहनों से आपके इश्यूज हो सकते हैं जब गुरुदेव बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आएगी। तो इस तरीके से इस कुंडली के लिए गुरुदेव जो है वो हितकारी नहीं रहेंगे और आपकी उनकी दशा अंतर्दशा में आपको खर्चे बढ़ जाएंगे, आप अपने घर से दूर चले जाएंगे, आपके भाई बहनों के साथ आपके वाद विवाद होने लगेंगे, इस तरीके से आपको परिणाम देंगे। अब बारी आती है चौथे घर की। चौथे घर में कौन सी राशि लिखी हुई है? 1 नंबर। 1 नंबर राशि यानी कि ये मार्स की हुई। मार्स मंगल और शनि का जो है वो अच्छा संबंध नहीं है, क्योंकि मंगल देव जो हैं वो सेनापति हैं और जो शनि देव हैं वो शुद्ध की उनको संज्ञा दी गई है, तो सेनापति के साथ उनकी बनती नहीं है। और वैसे भी शनि देव जो है वो स्लोली मूविंग प्लैनेट हैं और मंगल देव जो है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं, तो फास्ट और स्लो का संबंध जो है वो कभी अच्छा नहीं होता है, उनके बीच में वाद विवाद बना ही रहता है। तो अब मार्स को एक तो मिल गया चौथा घर केंद्र का भाव हो गया और केंद्र के भाव में क्रूर प्लैनेट होने की वजह से तो ये आपके लिए शुभ हो गए। परंतु अब इनकी जो दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, वो देख लेते हैं कि कहाँ पर है। तो वृश्चिक राशि जो है वो आपके 11वें घर पर है। 11वां घर जो है इसका लॉर्ड जो है वो कभी अच्छा नहीं होता। इस तरीके से ये मंगल देव भी जो है वो आपकी मकर लग्न वालों के लिए शुभ ना होकर अशुभ ही रहेंगे। और जब भी मंगल देव की दशा अंतर्दशा आएगी तो आप जब भी अपने घर में जाएंगे आपको वहाँ पर लड़ाई झगड़े का माहौल मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी जब भी आप घर के अंदर जाएंगे। इसके अलावा आपको छोटी मोटी बीमारियाँ लगी रहेंगी, आपके दोस्तों के साथ आपके वाद विवाद होते रहेंगे, क्योंकि 11वां भाव आपकी जो सोशल नेटवर्किंग है उससे रिलेटेड होता है, आपकी छोटी मोटी बीमारियों से रिलेटेड होता है। तो इस पीरियड में आपको बीमारियां भी हो सकती हैं, मंगल देव से संबंधित रक्त विकार हो सकते हैं, आपके घर में जो है इश्यूज हो सकते हैं। और इस तरीके से मंगल देव जो हैं वो मकर लग्न वालों के लिए शुभ नहीं होंगे और जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो इस तरीके से वो आपको परिणाम देंगे जो कि शुभ नहीं होंगे। अब बारी आती है इसके बाद आने वाले प्लैनेट्स की। तो इसके बाद आता है 5वां घर। 5वें घर में कौन बैठे हुए हैं? 2 नंबर राशि लिखी हुई है। 2 नंबर राशि होती है वीनस की, जो कि इनके परम मित्र हैं, इनके सबसे अच्छे मित्र माने जाते हैं। और लाल किताब में तो शुक्र को शनि की माशुका कहा जाता है। तो शुक्र और शनि आपस में एक दूसरे को हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं। जो भी शुक्र लग्न की कुंडलियां होती हैं उसमें शनि देव अच्छे परिणाम देते हैं और जो शनि लग्न की कुंडलियां होती हैं उसमें शुक्र देव अच्छे परिणाम ही देते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं इनकी जो पहला राशि है वृषभ, वो 5वें घर पर बैठी हुई है और इनकी जो दूसरी राशि है तुला राशि, वो कहाँ पर बैठी है? तो वो बैठी हुई है इनके 10वें घर पर। तो 10वां घर तो केंद्र का घर हो गया और यहाँ पर शुभ प्लैनेट होके वो उतना अच्छा परिणाम नहीं देगा, परंतु जो 5वां घर है वो एक त्रिकोण का घर है और साथ ही साथ वो त्रिकोण का घर होने की वजह से शुभ परिणाम देगा। और शुक्र देव जो है वो शनि देव के लिए मित्र हैं, परम मित्र हैं। इस तरीके से इस कुंडली के लिए शुक्र देव जो हैं वो परम हितकारी रहेंगे। जब भी शुक्र देव की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको आपके प्रोफेशन से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपकी क्रिएटिविटी उस समय बढ़ जाएगी, आपके जो संतान हैं उनसे आपको सुख मिलेगा, आपकी क्रिएटिविटी इंटरटेनमेंट इन सब चीज़ों से संबंधित चीज़ों के बारे में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस तरीके से शुक्र देव की जो दशा अंतर्दशा आएगी मकर लग्न वाली कुंडली के लिए वो शुभ होगी। तो दूसरा और 7वां हो गया। अब इसके बाद बारी आती है दूसरे प्लैनेट्स की। तो अब बारी आती है छठे घर की। छठे घर में कौन सी राशि लिखी है? 3 नंबर। 3 नंबर राशि यानी कि इसके लॉर्ड हुए मरकरी। अब मरकरी और सैटर्न तो आपस में मित्र हैं, तो मरकरी को एक तो दिया गया छठा घर। अब इनकी दूसरी जो राशि है वो कहाँ पर है? वो है 9वें में। 9वां यानी त्रिकोण का घर। तो 9वां घर त्रिकोण का घर। अब छठा घर तो अच्छा नहीं माना जाता, परंतु 9वां घर कुंडली का सबसे अच्छा घर होता है। तो इस तरीके से मरकरी चूंकि शनि देव के मित्र भी होते हैं, तो इस कुंडली के लिए मरकरी भी जो है वो
शुभ प्लैनेट की तरह काम करेंगे। जब भी मरकरी की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको आपकी जॉब से संबंधित, यहाँ पर हम छठे भाव को जॉब से संबंधित, सर्विस से संबंधित ले लेंगे। और इस समय आपको जब मरकरी की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको आपकी सर्विस, अगर आप ढूंढ रहे होंगे, आप नौकरी ढूंढ रहे होंगे, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। और आपका जो लक होगा, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि आपका लक आपके साथ है। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी इसी बुध देव की राशि को दिया गया है, और बुध देव खुद बुद्धि के देवता हैं। तो आपका जो बुद्धि है वो एनालिटिकल इतनी हो जाएगी कि आप किसी भी कंपटीशन को अच्छी तरीके से जो है वो सॉल्व कर लेंगे, किसी भी कंपटीशन में आप सफल हो जाएंगे। तो आपका जो लक है वो आपको सपोर्ट करेगा। आप जहां भी हाथ डालेंगे, आप बिजनेस में हाथ डालेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, जिस भी जगह जाएंगे आपको सफलता मिलेगी। इनकी दशांतर दशा में आप किसी विष्णु देव के बड़े मंदिर में भी जा सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। कुल मिलाकर बुध देव की जो दशांतर दशा है वो मकर लग्न वालों के लिए शुभ अतिशुभ होगी। तो अब सिर्फ 2 घर बचे, एक 7वां और एक 8वां। तो 7वां घर जो है वो किसका है? चंद्रदेव का है। अब शनि और चंद्र की तो आपस में बिल्कुल नहीं बनती। शनि और चंद्र का जो संयोग होता है उसको विष योग कहा जाता है। और चंद्रदेव को यहाँ पर एक केंद्र का घर दिया गया, 7वां घर। तो केंद्र के घर में अगर कोई शुभ ग्रह आता है तो वो जो है वो अशुभ हो जाता है। इस तरीके से इस कुंडली में जो चंद्रदेव हैं वो शुभ नहीं होंगे। और जब भी चंद्रदेव की दशा अंतर्दशा आएगी तो उस समय इनको एक तरीके से ये जो इनका स्पाउस होगा वो काफ़ी चंचल होगा और इनसे उम्र में काफ़ी छोटा होगा। थोड़े से आपस में जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि शनिदेव जो है वो धीरे धीरे चलने वाले हैं और चंद्रदेव जो है वो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट हैं। तो इनकी वाइफ कहेगी कि चलो पिज़्ज़ा खाते हैं, परंतु ये कहेंगे कि नहीं, दाल रोटी खाना है। तो दाल रोटी और पिज़्ज़ा का तो कभी संगम नहीं होता, तो किसी न किसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर एडजस्ट करेंगे तो ही आगे चल पाएगा, नहीं तो इन लोगों के संबंध विच्छेद का भी आ जाता है। नहीं तो इनके मन में हमेशा आपस में एक दूसरे के लिए वाद विवाद बना ही रहता है, वाद विवाद होता ही रहता है। इस तरीके से चंद्रदेव जो है वो भी इस कुंडली के लिए शुभ नहीं होंगे। अब बारी आती है आखिरी प्लेनेट की, सन की। और सन को यहाँ पर 8वां घर दिया गया है, परंतु सूर्यदेव को अष्टमेश का पाप नहीं लगता है। और इस कुंडली में सूर्यदेव तटस्थ की भूमिका निभाएंगे, चूंकि सूर्य और शनि की आपस में मित्रता नहीं है। शनिदेव सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं, परंतु सूर्यदेव शनि को अपना पुत्र मान के उनको उतना खराब परिणाम नहीं देते। इसलिए जब सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको जो है वो, अगर आप 8वें भाव से संबंधित काम करते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगर आप 8वें भाव से संबंधित काम नहीं करते हैं तो आपको थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। अल्टीमेटली मकर लग्न वालों के लिए सूर्यदेव जो है वो तटस्थ की भूमिका निभाएंगे और आपको कुछ क्षेत्रों में कष्ट दे सकते हैं। और अगर आप 8वें भाव से संबंधित काम, जैसे कि आप मेडिकल का काम, आप एस्ट्रोलॉजी का काम, आप सीबीआई का काम, आप इंश्योरेंस सेक्टर का काम, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंसी का काम करते हैं, अगर ये सारे काम करते हैं तो फिर सूर्यदेव की दशा अंतर्दशा में आपको लॉट्स ऑफ गेन्स होंगे, क्योंकि ये दूसरे भाव को भी देख रही है राशि। दूसरा भाव आपका धन भाव है। तो इस तरीके से कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों के लिए जो ग्रह होते हैं वो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से प्लैनेट आपके लिए शुभ होते हैं और कौन कौन से प्लैनेट आपके लिए अशुभ होते हैं, और उन सब के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। तो अब जो अशुभ प्लैनेट हैं उनको देख लेते हैं और उनकी रेमेडी जान लेते हैं कि उनकी रेमेडी क्या करनी है। तो इस कुंडली के लिए अशुभ प्लैनेट कौन कौन से हो गए? सबसे पहले तो हो गए आपके जुपिटर, फिर हो गए मार्स, फिर हो गए मून, और सूर्यदेव तो तटस्थ हैं, सूर्यदेव आपको लाभ भी पहुंचा सकते हैं। तो जब जुपिटर की दशा अंतर्दशा आएगी, तो चूंकि जुपिटर को 3रा भाव और 12वां भाव दिया है, तो जब जुपिटर की दशा अंतर्दशा आएगी तो उसके लिए रेमेडी आपकी ये है कि आप विदेश में जाके बस जाएं या अपने घर से
इतनी दूरी पर जाकर बसें कि वहाँ का कल्चर उस जगह के कल्चर से डिफरेंट हो, मतलब 1000-1500 किलोमीटर दूर जाकर बस जाएं। और आप उस समय जो इन्वेस्टमेंट करें उनको थोड़ा सा संभल कर करें, क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपके जो खर्चे होने वाले हैं वो खर्चे बच जाएंगे। खर्चे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके का खर्चा ही होता है, तो अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो वो पैसा आपको फ्यूचर में मिल जाएगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको एक्सपेंसेस में, आपको मेडिकल एक्सपेंसेस में वो पैसा देना पड़ जाएगा, हॉस्पिटल में वो पैसा देना पड़ जाएगा। और आप चूंकि तीसरे भाव को भी यहाँ पर जुपिटर देखते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित इश्यूज हो सकते हैं। आपको, आपके ऊपर सोशल मीडिया में अगर आप कुछ कमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा देख कर उसको कमेंट करिए, अगर नहीं तो आपके ऊपर कोई इश्यूज आ सकते हैं। तो रेमेडी हो गई कि आप जो है वो बृहस्पतिवार के दिन गाय को 2 बेसन के लड्डू खिला दें या फिर गुड़ चना खिला दें। और बृहस्पतिवार को अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम सुन लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लीजिए बृहस्पतिवार के दिन। ये बृहस्पति की रेमेडी हो गई। अब इसके बाद मार्स की रेमेडी। मार्स को कौन कौन से घर दिए गए हैं यहाँ पर? मार्स को एक तो 11वां घर दिया गया है और चौथा घर दिया गया है। तो चौथा घर जो होता है वो आपके घर से संबंधित होता है और जो 11वां घर होता है वो आपके सोशल नेटवर्किंग से होता है, गेम्स से होता है। तो अगर आपको मार्स से गेम्स लेने हैं तो आप इस समय जब मार्स की दशा अंतर्दशा आ जाए तो आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा सा स्पोर्ट की एक्टिविटी में आपको बढ़ा दीजिए। अगर आप इस तरीके से काम करने लगेंगे, आप ज़मीन पर सोना चालू कर दीजिए। इस तरीके से मार्स जो आपको कराना चाहता है वो आप खुद ही कर लेंगे तो फिर मार्स आपको परेशान नहीं करेगा। और घर में जब जाएं आप तो वाद विवाद से बचें और हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। इससे आपको मंगल देव से संबंधित जो भी इश्यूज आने वाले हैं वो नहीं होंगे। इसके बाद मून की रेमेडी, जो मून आपके 7वें भाव पे बैठा है, तो मून की रेमेडी क्या है? मून की सबसे अच्छी रेमेडी तो स्वयं भगवान महादेव हैं। आप शंकर देव जी की पूजा करें, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, सोमवार को शिवलिंग पे दूध चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें और इस तरीके से आप जो है वो चंद्र की रेमेडी इस कुंडली के लिए हुई। अब ये तो हो गई रेमेडी खराब ग्रहों के बारे में। अब इस कुंडली में कौन कौन से राजयोग बनते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो जब भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है तो वो राजयोग बनाता है। अब इस कुंडली में केंद्र में कौन कौन से ग्रह हैं जो अच्छे हैं? तो इस कुंडली में केंद्र में जो अच्छे ग्रह हैं वो हैं सैटर्न और बाकी तो शुक्र। अब त्रिकोण में कौन से ग्रह हैं? त्रिकोण में है शुक्र और मरकरी। तो जब भी सैटर्न की और वीनस की आपस में संयोग होगा या सैटर्न की दशा के अंदर वीनस की अंतर्दशा आएगी या वीनस की दशा के अंदर सैटर्न की अंतर्दशा आएगी या सैटर्न वीनस का किसी भी तरीके से दृष्टि संबंध बनेगा, एस्पेक्ट बनेगा, कंजंक्शन बनेगा, तो आपके लिए वो अत्यंत राजयोग की तरह काम करेगा। आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा और आपके लिए वो जो समय है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। इसी तरीके से जब सैटर्न और मरकरी की दशा अंतर्दशा आएगी तो भी आपके लिए काफ़ी शुभदायक होगी, आपके लिए एक राजयोग का निर्माण करेगी, आपके भाग्य में बढ़ोतरी कर देगी। जिस क्षेत्र में आप हाथ डालेंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। इसी तरीके से वीनस और मरकरी की भी जब दशा अंतर्दशा आएगी तो वो इसी तरीके से आपकी भाग्य में बढ़ोतरी करेगी, आपके लिए एक राजयोग का निर्माण करेगी। तो इस दशा अंतर्दशा को आपको यूटिलाइज करना है। उस दशा अंतर्दशा में आपको नए नए काम करने हैं, जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं वो सब इसी दशा अंतर्दशा में आपको कर लेनी है, क्योंकि आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो दोस्तों ये तो हो गई मकर लग्न के बारे में। मकर लग्न के लिए कौन कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन कौन से ग्रह अशुभ हैं, कौन कौन से ग्रह जो अशुभ हैं उनकी रेमेडी भी मैंने आपको बता दी और मकर लग्न की कुंडली में कौन कौन से राजयोग बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसी तरीके की एस्ट्रोलॉजी की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों।